7:30 बजे के बाद जब वो घर वापस लौटता तब मार्केट रोड पर सन्नाटा छाने लगता था। सड़क के पार कृष्णा डिस्पेंसरी से नीली रोशनी का एक बड़ा सा टुकड़ा जमीन पर पसरा नजर आता। डॉक्टर कृष्णा किसी मरीज की गर्दन पर झुके उसकी जांच करते दिखाई देते। सड़क के किनारे पड़े पत्थरों के ढेर पर एक कुत्ता लेटा पड़ा होता। ये पत्थर सन 1947 में देश आजाद होने के बाद पहली म्यूनिसिपैलिटी बनने के बाद सड़क बनाने के लिए वहां डाले गए थे। सत्य मुद्रणालय के भीतर रोशनी जलती दिखाई देती। यद्यपि दुकानें खोलने बंद करने के कानून की इज्जत रखने के लिए उसके दरवाजे बंद होते। जगन जानता था कि अगर वो दरवाजा खटखटाएगा तो नटराज बाहर आएगा और उसे ये पूछने का अधिकार होगा कि उसकी किताब तैयार हुई या नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा तथा भोजन पर उसकी महत्वपूर्ण रचना न जाने कितने वर्षों से यहां छपने के लिए पड़ी थी। जगन जानता था कि नटराज हमेशा की तरह यही कहेगा कि वो बढ़िया टाइप का इंतजार कर रहा है। वो वहां कुछ देर कुर्सी पर बैठकर तत्कालीन राजनीति पर चर्चा कर सकता था, लेकिन उसने इस भावना को नियंत्रित किया और आगे बढ़ गया। मुझे घर पहुंचना चाहिए, बेटा अकेला होगा, आज नहीं रुकूंगा। वो सड़क के किनारे अपने में डूबा कुछ विचार करता हुआ चुपचाप अकेला चला जा रहा था। उसके बगल से गाड़ियां गुजर रही थीं, जिनके चालक घोड़ों को हटो बचो की आवाजें लगाते हाँकते चले जा रहे थे। फिर कुछ साइकिलें गुजरी, एक स्कूटर और उसके पीछे 2 मोटरें जोर जोर से हॉर्न बजाती आगे बढ़ गईं। इसके आगे सड़क खाली थी और वो समझ गया कि कबीर लेन निकल गई, क्योंकि किसी भी दुकान से रोशनी नहीं निकल रही थी। मार्केट रोड और लॉली एक्सटेंशन के चौराहे पर एक पुलिया थी, जिस पर हमेशा की तरह एक भिखमंगा बैठा आने जाने वालों को घूर रहा था और सामने बहती नाली में थूकता जा रहा था। दीवार के साथ एक गधा इस तरह खड़ा था जैसे कह रहा हो कि मुझ पर सवारी करो। जगन जानता था कि भिखमंगा किसका इंतजार कर रहा है। कबीर लेन के घरों से खाना खाने के बाद फेंके जाने वाले पत्तों का, जिन्हें इकट्ठा करके वो उन पर पड़ा बचा कुचा खाना और भात दोनों हाथों से समेटकर अपना पेट भरेगा। इसका इलाज यही है कि देश अपनी आदतें बदले। पत्तों पर खाना खाने के बजाय प्लेटों में खाए, जिन्हें बाद में धो पोंछ कर वापस रखा जा सके। पत्तों पर खाने से उन्हें फेंकना ही पड़ेगा और भिखमंगे इसी तरह उन्हें इकट्ठा करके गंदा शंदा खाएंगे। जगन विचार मग्न ये सोचने लगा कि हमारे देश को अनेक दिशाओं में उन्नति करने की जरूरत है, लेकिन यदि इस तरह लोग पत्तों में खाना बंद कर देंगे तो पत्ता व्यापार में लगे लोगों को एक नए काम की तलाश करनी पड़ेगी। पहले आंकड़े इकट्ठे करने होंगे कि कितने प्रतिशत लोग पत्तों में खाना खाते हैं और कितने प्लेटों में, और कैसी प्लेटों में, चांदी की, एल्युमिनियम की या किसी और धातु की। और कितने लोग मेम्पी के जंगलों में पत्ता इकट्ठा करके उन्हें एक दूसरे से जोड़ सिलकर पत्ते बनाते हैं, और कितने खाने के लिए ही केले के पेड़ लगाकर उनके पत्ते तोड़कर बेचते हैं। ये काम जब तक व्यापक स्तर पर नहीं किया जाएगा, ऐसे भिखमंगे इसी तरह अपना पेट भरते रहेंगे। देर रात ये आदमी यहां से उठेगा और घर घर आवाज लगाता घूमेगा, अम्मा भूखे को कुछ खाना दे दो। इसकी आवाज बड़ी तीखी थी, जो घर के कमरों को पार कर रसोई तक पहुंच जाती थी। इसे सुनकर शैतान बच्चे भी डरकर चुप हो जाते, क्योंकि इसे 3 आंखों वाला भूत बताया जाता था। जगन ने मन ही मन टिप्पणी की, ये देश के लिए शर्म की बात है। और जब तक वो फरलांग भर दूर खड़ी लॉली की मूर्ति के पास पहुंचा, उसके सिर में अनेक राष्ट्रीय और मानवीय समस्याएं उछल कूद करने लगी थीं। सर फ्रेडरिक लॉली की ये प्रतिमा शहर के सामने लगी थी। उसके पीछे का हिस्सा शहर के बाहर माना जाता था, जिस पर बस्ती नहीं बसेगी। लेकिन ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई और लॉली एक्सटेंशन, साउथ एक्सटेंशन और न्यू एक्सटेंशन बस जाने के बाद जगन का जो पुश्तैनी मकान पहले शहर का आखिरी मकान माना जाता था, वो अब नए शहर और कॉलोनियों का पहला मकान बन गया था। जगन प्रतिमा की ओर बढ़ा तो उसका मन स्फूर्ति से भर उठा, लेकिन इसका कारण उसके सामने नेपोलियन की मुद्रा में खड़ी विशालकाय मूर्ति नहीं थी, जो मालगुडी के इतिहास और भाग्य पर एक शुभ चिंतक पूर्वज की नजर डाल रही थी। दरअसल जगन ने 40 वर्षों से इस मूर्ति पर ध्यान देना बंद कर दिया था, बल्कि इस कारण कि यहां अपने बेटे माली की एक झलक दिखाई दी। प्रतिमा के चारों तरफ सीढ़ीदार बड़ा चबूतरा था, जिस पर पड़ोसी इलाके के बूढ़े और बच्चे बैठते और खेलते कूदते थे। पेंशन याफ्ता लोग, बेवजह टहलने वाले, थके मांदे मजदूर, बीमारी से मुक्त हुए लोग जिन्हें उनके डॉक्टरों ने ताजी हवा में टहलने की हिदायत दी हुई थी, ये सब चबूतरे के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम खड़े बैठे चलते फिरते नजर आते।
दक्षिण दिशा में बनी सीढ़ियों पर स्कूलों के छात्र अपनी साइकिलों पर बैठे, नीचे एक पैर टिकाए, चुस्त पैंटें और रंगीन कमीजें पहने फिल्मी अदाकारों, क्रिकेट और नए बदलते फैशन आदि विषयों पर गर्मागर्म बहस कर रहे थे। जगन मूर्ति की उत्तर दिशा से आगे निकला, जिससे उसे देखकर बेटा परेशान ना हो, लेकिन वो निश्चित करना चाहता था कि बेटा वहां है या नहीं। उसने लड़कों के दल पर फुर्ती से एक उड़ती हुई नजर डाली और पीली कमीज में माली को उनके बीच देखकर गहरी खुशी महसूस की। वो दबे पांव पीछे से निकल गया और जैसे मन ही मन बुदबुदाया, बेचारा, खेलने दो उसे। उसे बेटे की लंबाई, शरीर यष्टि और आकृति पर गर्व महसूस होता था। इन सब में वही सबसे अच्छा लगता है। पता नहीं उसके भाग्य में क्या लिखा है। उसे बढ़ने पनपने का वक्त देना चाहिए। ये सब सोचता हुआ वो अपने घर पहुंच गया। घर में घुसकर उसने सामने वाले कमरे की बत्ती जलाई, कोट उतारकर दीवार पर लगी कील में टांगा और कुर्ता उतारकर दूसरे दिन धुलने के लिए बाल्टी में डाल दिया। 3 खंडों के बड़े बड़े कमरों और वरांडों वाले इस पुराने घर में चक्कर लगाता वो पिछवाड़े के आखिरी दरवाजे पर पहुंच गया और लोहे की छड़ों से बना फाटक खोल दिया। कुछ देर यहां खड़े रहकर वो ऊपर आसमान में चमकते सितारों को देखकर चमत्कृत होता रहा। इनमें कौन रहता है अभी तक पता ही नहीं चला। ये समस्या ज्यों की त्यों बनी है। शायद ये ही स्वर्ग के नगर हैं, जहां रह रहे हमारे प्राचीन ऋषि ऊपर से हमें देख रहे हैं। इन नक्षत्रों का रहस्य क्या है? वो इनके बारे में कभी स्पष्ट नहीं हो पाया था। उसका ज्योतिर्विद्या का ज्ञान ध्रुव तारे तक ही सीमित था, जो 7 तारों के साथ दिखाई देता था और जिसके कारण स्काउट रहने के दिनों में उसे दूसरी श्रेणी का बैज भी पुरस्कार में मिला था। उसका तारों का ज्ञान इससे अधिक कभी नहीं बढ़ पाया था। ऊपर चमकते लाखों सितारों में से केवल 2 ही के बारे में उसे जानकारी थी। इनके अलावा उसे कभी कभी आसमान में पश्चिम की दिशा में फुलझड़ी की तरह झिलमिलाता एक तारिका समूह दिखाई देता था, जिसे वो कभी बृहस्पति और कभी बुध मान लेता था। और उसे इस तरह चमकते देखकर उसे ये सोचकर प्रसन्नता होती थी कि वो स्वयं भी इसी अद्भुत सृष्टि का अंग है। यही सोचते अनुभव करते वो पिछवाड़े बने बाथरूम में घुस जाता था। बाथरूम एक छोटा सा खोखा था, जिस पर पट्टियों की ऊबड़ खाबड़ सी छत थी। खोखा टीन के पत्तरों को लकड़ी में चारों तरफ से फिट करके बना दिया गया था। उसका दरवाजा पूरी तरह कभी बंद नहीं होता था। उसमें हमेशा इतनी सड़ांध पड़ी होती थी कि बाहर से कोई चाहे तो भीतर नहाने वाले को आराम से देख सकता था। लेकिन आरंभ से ही घर की परंपरा थी कि कोई झांका झांकी ना की जाए। हमेशा से ये बाथरूम ऐसे ही चला आया था। इसमें कभी कोई परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि इसके लिए ये मान लिया गया था कि किसी को इसमें रहना तो है नहीं और हरेक को यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी नहाना धोना करके बाहर निकल आएं, जिससे परिवार के अन्य लोगों को भी अपनी साफ सुथराई करने का समय मिल सके। इसके पीछे एक बहुत ऊंचा नारियल का पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते और शाखें टूट टूट कर हमेशा नीचे गिरते रहते थे, जिनकी आवाजें जब तब सुनाई देती रहती थीं। घर की हर चीज को पवित्र माना जाता था, इसलिए भी कोई परिवर्तन करना संभव नहीं था। सब जानते थे कि जगन के पिता शुरुआत में बिल्कुल एक सिरे पर बनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। जगन को याद था कि बचपन में वो उसके सामने पड़े बालू के ढेर पर खेला करता था। झोपड़ी का फर्श मिट्टी से पुता होता था, जिस पर गाल रखो तो गर्मी के दिनों में एकदम बड़ी ठंडक महसूस होती थी। उसके पिता ने पौधों की एक लतर भी लगाई हुई थी, जिसकी बढ़त को वो बड़े ध्यान से देखते रहते थे। जब कभी कुछ पैसा मिल जाता, वे बाथरूम की दीवार पर रखवा देते, उस पर अपने हाथ से ईंटें रखते और गारा लगाते, और यहीं से मकान बनने की शुरुआत हुई। वे सड़क पार के कुएं से पानी भरकर लाते और केरोसिन तेल के डिब्बों और नांदों में भरकर रखते। यहां से वे कमरे बनवाते हुए सामने तक ले गए, लेकिन बाथरूम बदलने के लिए वे कभी तैयार नहीं हुए। बच्चा होने के कारण जगन नहीं समझ पाया कि उनका भाग्य कैसे बदला और उन्होंने कैसे उन्नति की। लेकिन अपील, वकील और निचली अदालत और बड़ी अदालत जैसे शब्द उसके कानों में पड़ते रहते थे। फिर जब वो बड़ा हुआ तो ये शब्द सुनाई पड़ने बंद हो गए, इसलिए वो ये कभी नहीं जान सका कि मुकदमे वगैरह किसके खिलाफ होते थे और झगड़े क्या थे। फिर वो समय आया जब झोपड़ी उखाड़ कर फेंक दी गई और उसके अस्थि पंजर को बड़ी सी भट्टी में जलाकर बाथरूम में पानी गर्म कर लिया गया और ठंडा मिट्टी से लिपा फर्श तोड़कर उसमें नारियल के पेड़ उगाने के लिए क्यारियां बना दी गईं।
इस सारे काम में जगन के पिता ने पूरा एक हफ्ता लगाया। जगन और उसके भाई टोकरियों में मिट्टी भर भर कर बाहर ले जाते और चिल्लाते, पहाड़ बनाएंगे, पर्वत बनाएंगे। नारियल के पेड़ उगाने के बारे में पिता के अपने विचार थे और उन्होंने क्यारियों में बड़े परिमाण में नमक डाला। वे रोज ये बात दोहराते, नमक ही वो चीज है जिससे नारियल उगता है। मुझे एक भी आदमी बताओ जो सही ढंग से नारियल उगाता हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा आदमी दिखा सकता हूं। रोज सवेरे 5 बजे जगन बिस्तर से उठता और पिछवाड़े लगे नीम के पेड़ से उसकी एक टहनी उखाड़कर दांतों से उसका एक किनारा ढीला मुलायम करता, फिर उससे रगड़ रगड़ कर अपने दांत साफ करता। वो टूथ ब्रश के उपयोग के विरुद्ध था। वो कहता, इसे सुअर के बालों से बनाया जाता है। सवेरे उठते ही मुंह में सुअर के बाल डाले जाएं, ये कहाँ की अच्छी बात है। उसके इन अजीबो गरीब सिद्धांतों का मूल जान पाना संभव नहीं था और इनमें से कौन कौन सी उसने महात्मा गांधी से प्राप्त की थी और कितनी पिता से उसको प्राप्त हुई थी, जिनको अपना सारा जीवन शुद्ध रहन सहन की खोज और उसे अपने अपने परिवार तथा अपने पेड़ पौधों पर लागू करने में व्यतीत कर दिया था। नायलॉन के धागों से बने टूथ ब्रशों का जमाना आने के बाद भी उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि इनसे मसूड़ों को क्षति पहुंचती है। तुम विश्वास नहीं करते? मेरे पिता 90 की उम्र में स्वर्गवासी हुए थे और उनका एक भी दांत नहीं हिला था। जगन को नीम के गुणों में बहुत विश्वास था और इसके कड़वे होने के बाद भी वे इसे अमृत कहते थे, वो तत्व जिसे पीकर देवता जीवित रहते हैं। कभी कभी इसे संजीवनी भी कहते थे, वो अद्भुत जड़ी जिसे सूंघने से पुराणों में लोग मरकर भी जी उठते थे। वो पिता का बहुत कृतज्ञ था जो नीम का बीज बोकर एक ऐसा विशाल वृक्ष लगा गए थे जिसकी शाखों से वो स्वयं ही नहीं, उसके बाद की कई पीढ़ियां भी दांत साफ करती रहेंगी। महीने में एक बार वो इसकी कड़वी पत्तियां भी चबा चबा कर खाता था, क्योंकि इससे शरीर के सभी हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते थे। जब कभी तेज हवा चलती तो वो खुश होता, क्योंकि नीम से गुजरकर आने वाली वो हवा मियादी बुखार की नाशक थी और गर्मी के मौसम में इसमें पीली पीली सुंदर फूलों की पत्तियां निकलती थीं, जो घर के सारे फर्श पर बिछकर उसे पवित्र कर देती थीं। वो इन फूलों को इकट्ठा करता, उन्हें घी में पकाता और हर हफ्ते उनका सेवन करके अपने को शुद्ध पवित्र करता था। लेकिन उसकी पत्नी उसकी इन बातों से सहमत नहीं थी और वो अपने अनुसार जीवन जीती थी। दोनों की पहली मुठभेड़ तब हुई जब उसे सिर में दर्द हुआ, जिसका उपचार करने के लिए उसने एस्पिरिन की गोली की मांग की और पति की इस सलाह को मानने से इनकार करने लगी कि नीम के फूल शुद्ध घी में तलकर खा ले। आंगन में लगे खंभे से टिकी बैठी वो दर्द के मारे चीखती पुकारती गोली की मांग करती रही। उसके सिर पर तौलिया कसकर बंधा था, लेकिन दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था। जगन से उसका कष्ट देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो एस्पिरिन के बिल्कुल खिलाफ था। उसका कहना था कि इससे जरा भी लाभ नहीं होगा। पत्नी ने सिर उठाकर उसे देखा और बोली, सिर दर्द से मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तुम्हारी बातों से होती है। तुम मुझे जिंदा देखना नहीं चाहते। अब उसे गुस्सा चढ़ने लगा। तुम दर्द की वजह से पागल हो रही हो। तौलिए से बंधा सिर और चारों तरफ उड़ते हुए बाल देखकर उसे कोफ्त हो रही थी। वो इस समय बिल्कुल भूतनी लग रही थी और दर्द से तड़प रही थी। अचानक जगन का विचार बदला और वो बोला, ठीक है, तुम जो चाहे करो, बस कष्ट मत पाओ। उसने अपने मन पर बड़ा दबाव डालकर अपने विचार बदले थे। तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो, पत्नी ने कहा। तुम मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों हो? जगन पूछना चाहता था, लेकिन चुप रहा और माली के कमरे में चला गया। माली की जिद थी कि उसे अलग कमरा मिलना चाहिए, जो इतने बड़े घर में उसे देना मुश्किल भी नहीं था। उसे एक लंबी गैलरी दी गई थी, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी और जिसे ठंडा कमरा कहा जाता था। इसके बीचों बीच पत्थर की एक गोल मेज थी, जिसके साथ एक स्टूल रखा था। माली को यह कमरा बहुत पसंद था, क्योंकि इसके बगल में किचन था और सामने घर का बड़ा कमरा, और यहां से सबके साथ संपर्क बना रहता था। प्राइवेसी तो थी ही। यहां से उसे माँ बाप के बीच होने वाली झड़प और मेहमानों से हो रही बातचीत सब कुछ सुनाई पड़ता रहता था। मेज पर उसकी कुछ किताबें और घर बनाने के खिलौने पड़े रहते थे। जगन ने उससे पूछा, बेटे, तुम जानते हो माँ अपनी दवाएं कहाँ रखती हैं? जानता तो हूं, लेकिन वे मुझे छूने नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें खा जाऊंगा। देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं।
जगन ये सुनकर डर गया, बोला, बेटा उनके पास मत जाना, उनमें जहर होता है। जहर क्या होता है? लड़के ने पतंग से सिर उठाकर, जिससे वो उलझ रहा था, बड़ी सादगी से पूछा। अरे, जगन को ताज्जुब हुआ। वो घर में कोई अशुभ शब्द बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कोई उपाय नहीं था। वो बोला, इसे खाकर लोग मर जाते हैं। माली ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, इसके बाद क्या होता है? जैसे कोई कहानी सुन रहा हो। बात गलत दिशा में बढ़ती जा रही थी। जगन ने पूछा, गोलियां कहां हैं? लड़के ने हॉल में रखी अलमारी की तरफ इशारा किया और बोला, वहां सबसे ऊपर रखी हैं, जिससे मैं ना पहुंच सकूं। जगन को माली का एस्पिरिन के प्रति आकर्षण अजीब लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाकर दूंगा, इन्हें हाथ मत लगाना। इसके बाद उसने अलमारी के पास जाकर गोलियां उठा ली। लेकिन ये कई साल पहले की बात है। माली अब बड़ा हो गया था।